देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपके मन में शायद एक कंफ्यूजन बहुत दिन से चल रही होगी कि मैं कभी बोलता हूँ सेंट्रीपेटल है और फॉर्मूला लगा देते हैं सेम, मतलब mv²/r। कभी हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और आप तब भी लगा देते हैं फॉर्मूला mv²/r। तो भाई ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल है कैसे, मतलब कब बोलते हैं सेंट्रीपेटल, कब बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, है ना। इसके बारे में चर्चा होगी आज। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, एक बड़ा सिंपल सा फेनोमेना है। मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट जो है एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। और आपको एक बात पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा बेटा जिधर मास जिधर जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स लगेगा। तो हम बोले ठीक है सर। तो आप मुझे बताइए, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के देख रहा है, जमीन पे कहीं पे बैठ के इस लिफ्ट को देख रहा होगा, तो उसको क्या दिख रहा होगा कि इस बॉक्स पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। तो हम बोलेंगे कि सर इस पे लग रहा होगा फोर्स एक mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा ma, ठीक है, ऊपर की तरफ ma लग रहा है और ये बॉडी भी ऊपर जा रही है, समझ में आ रहा है, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर लगेगा ma और ऊपर में एक क्या है, टेंशन भी है। क्या है, टेंशन भी। तो हम बोले ठीक है सर, ऑब्जर्वर यहाँ पे था, इसको दिखाई दिया ऐसा। लेकिन अगर सोचो यही लिफ्ट में ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन, ma। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दिया जा रहा होगा इस पे ma का, और ऊपर कौन लग रहा होगा, टेंशन। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अच्छा एक मिनट, लिफ्ट नीचे जा रही है बेटा, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो उसका नॉर्मल घट जाएगा, समझ में आ रहा है। लिफ्ट नहीं नहीं, एक मिनट, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। लिफ्ट फिर से एक बार सुन लो, लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि आपका वजन बढ़ गया, याद है आपको, लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका वजन बढ़ जाता है। हाँ प्लस। हाँ, तो हम बोले कि भाई उसका वजन कुछ बढ़ गया, मतलब ma नीचे लग गया, ma नीचे लग गया, तभी तो बढ़ गया ना। यहाँ पे देखो ma नीचे लग गया, आप यही पढ़े पढ़े थे अभी तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि नीचे लगता है ma। तो हम बोल रहे हैं कौन सही बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर सही बोल रहा है जो जमीन पे बैठा है, कि ये ऑब्जर्वर जो इस लिफ्ट में बैठा हुआ है वो सही बोल रहा है। अब हमको एक समस्या थी कि भाई क्या किया जाए ऐसे। तो बोला गया कि देखो दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई उसको उसको ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए। ये जो बच्चा था जो ए जिसको हम बोल रहे हैं, ये कैसे जगह पे था, तो ये था जमीन पे, है ना, ग्राउंड पे था। ग्राउंड पे था मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड पे जो चीज मूव नहीं करती है ना उसको हम कौन सा फ्रेम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद रखना ये सब बातें। ये जो बच्चा है बैठा हुआ बेटा बी, बी कैसे जगह पे है, एक इनर्शियल फ्रेम पे है। अच्छा उल्टा बोल दिया हूं, ये इनर्शियल फ्रेम है और ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन सर इनर्शियल, ग्राउंड वाला नॉन इनर्शियल रहता ना। नहीं इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। अब देखो इनर्शिया किसका देन है बेटा, इनर्शिया न्यूटन का नियम का देन है। तो इसको हम बोलते हैं कि न्यूटोरियन प्लेन, न्यूटोरियन प्लेन, और इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोरियन। नाम समझ में आया, नॉन न्यूटोरियन क्यों बोले, क्योंकि इनर्शिया किसका देन है, न्यूटन का। तो हमने बोल दिया कि भाई ये न्यूटन का प्लेन है और ये नॉन न्यूटोरियन प्लेन। तो अगर मैं बोलूं कि तो कौन सही है, फोर्स ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, तो देखा गया कि भाई दोनों अपने अपने हिसाब से सही थे, दोनों अपने अपने हिसाब से सही थे। वापस आइए अब सर्कुलर मोशन की बातों पे। हम बोले सर्कुलर मोशन का अगर बात किया जाए, हमने बोला कि यहाँ पे एक रस्सी से बांध के एक बच्चा जो है इसको धागे से ऐसे घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो हमने हमने बोला कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हमने बोला टेंशन, टेंशन इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा, टेंशन क्या कर रहा होगा, इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। हमने बोला ठीक है भाई बढ़िया है। लेकिन अगर यहीं पे इस बी वाले बच्चे को देने देखा, बी वाला बच्चा क्या था, बॉल पे बैठ के देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये गोल गोल घुमा है, इधर जा रहा है और ये पूरा इधर नहीं चला गया ऐसे, ये क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन नहीं, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा है इसके पास। इसका मतलब है कि अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो इसको बैलेंस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। बोलो हाँ नहीं बोलो। देखो
ये बॉडी ये क्या हो रहा है, ये सीधे ना जाके थोड़ा सा टर्न ले लिया, इसका मतलब है कि पक्का कोई फोर्स लगा हुआ है। फोर्स लगा हुआ है तो कौन है जो इसको रोक दिया इधर पूरा जाने से? हम बोलेंगे अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये सही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कुछ? हम बोले नहीं होता है। क्यों लगा हमको, क्यों हमको ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम इस बात को ना पचा नहीं पा रहे थे, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई इधर टर्न हुआ और पूरा क्यों नहीं टर्न हो गया। अगर ये इधर टर्न हुआ है इसका मतलब फोर्स लगा है, तो फोर्स इसको पूरा क्यों नहीं खींच लेता इधर अपने पास? तो हम बोले पूरा इसलिए नहीं खींच पाता क्योंकि अपोजिट में पक्का एक फोर्स होगा कोई, हम नहीं जानते उसके बारे में कि क्या है वो, लेकिन होगा जरूर। तो हम बोले अच्छा, तो अगर होगा तो कौन है वो? तो बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम से एक फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक धोखा है, ठीक है, ये रियल फोर्स नहीं है, नॉट अ रियल फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं है। जब भी बॉडी घूम रही होती है ना, तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स हम मान लेते हैं। कब मानेंगे? जब हम किस फ्रेम से बैठ के देखेंगे? हम देखेंगे उसी फ्रेम में जिसमें कि जो बॉडी घूम रही थी, मतलब जो घूमने वाला जो एक्सेलरेटेड बॉडी है, उसी पे बैठ के अगर देखा जाए तो हमको दिखाई देता है कि एक और फोर्स लग रही होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या आपको बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी है कि क्या चल रहा है? थोड़ा सा हमको हाँ समझा पाओगे? बताओ क्या होता है सेंट्रीपेटल, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, कब लगता है सेंट्रीफ्यूगल, कब लगता है सेंट्रीपेटल? बोलो आयुष। सर, जब वो जो ऑब्जर्वर है वो हाँ बॉल पे बैठा होगा तब सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ठीक है। मतलब एक्सिलरेटेड फ्रेम में होगा, चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा तो हम्म सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ठीक है। अगर एक ही जगह खड़ा होगा तो सेंट्रीपिटल लगेगा। मतलब जमीन पे खड़ा होकर अगर देखेगा, जो चीज नहीं चल रही हाँ है उस वहां पे खड़ा होकर देखेगा, तो उसको क्या हाँ, लगेगा? उसको लगेगा कि भैया ये तो सेंट्री अंदर की तरफ वाली फोर्स लग रही है जो कि धागा बांधा हुआ है। हाँ ठीक है। तो अब है कि दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्या? जवाब है कि हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए समझना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कोई इस बात को समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी कोई कोई बुक में बोलेगा कि देखो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन, मतलब टी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। उसी में उल्टा कभी कभी बोल देता हूं मैं कि देखो टेंशन इधर लग रहा है और इधर खींचा हुआ नहीं जा रहा है, तो पक्का एक बाहर की तरफ फोर्स लगा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, मतलब टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों में तो आप सेम ही चीज बोल रहे हो कि टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और उधर भी आप बोल रहे हैं टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल पर्पज से ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमको समझाया गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर हम यहाँ पे बैठ के देखें तो क्या हो रहा है, वहां बैठ के देखें तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमको ये बात जानना पड़ता है। ठीक है, इससे ज्यादा हमको कोई इस पे बहुत बड़ी बात नहीं समझनी। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए अब हम इस पे सवाल कराते हैं। सर सर लिखने दीजिए ना। कौन सा बात लिख रहे हो? ऊपर ऊपर। हाँ लिखो। रिपीट कर। तो हमने क्या बोला कि देखिए डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी बोलने का कतई मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्पीड उसका एक हिस्सा है। जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड हर जगह सेम है क्योंकि ये यूसीएम हमने लेके चला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने बोला ठीक है, लेकिन वहीं पे मैंने ये बात लिख दिया कि देखिए इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेलोसिटी इक्वल है क्योंकि उसमें डायरेक्शन अलग अलग हो गई ना। तो आपने बोला ठीक है। हमने बोला कि देखिए अगर हम दूसरा डायग्राम बना के आपको बताएं कि ये V1 है, ये V2 है, और ये छोटा सा जो चेंज इन V है उसको dV बोल रहे हैं, और ये जो छोटा सा चेंज है इसको हम d थीटा बोल रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज को, कि आप लिख सकते हैं कि d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस। तो आपने v बोला क्योंकि v1 और v2 इक्वल है, तो हमने क्या बोल दिया? और क्यों इक्वल है v1 v2? क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जिसको हम v बोल रहे हैं। तो आपको डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? dv अपॉन v मिल गया। अगेन अगर आप बात करें कि इस डी थीटा की, तो आपने यहाँ पे बोला कि सर यहाँ पे हम रेडियस लेंगे और यहाँ पे हम आर्क लेंगे, ये भी तो हो सकता है। तो हमने बोला हाँ। तो आपने बोला कि डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों डी थीटा को आपने इक्वेट किया, आपको मिल रहा है कि डी एस अपॉन आर, और यहाँ पे मिला डीवी अपॉन वी। आपने dt से दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ds अपॉन dt। ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी और dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन। तो आपने बोला ठीक है, इसको लिख दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई किए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर आ गया, एंड अगली बार आपको मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से आप ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का एक डेरिवेशन रहा। एक और मेथड भी है, मैं आपको दूसरा मेथड भी पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। आइए मैं आपको सेकेंड मेथड समझा रहा हूं। सेकेंड मेथड थोड़ा सा आसान है लिखने में। सेकेंड मेथड में आप हमने आपको अज्यूम करवा ही दिया था, याद होगा आपको, कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पे ले रहे हैं, है ना। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आपने बोला कि सर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d अपॉन dt। अब आप मुझे बताइए dv अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं a कौन सा सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल भी आप बोल सकते हो। ओमेगा बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं ओमेगा को बाहर लिख देता हूं। और dr अपॉन dt मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपको क्या मिल गया, ac इज इक्वल टू ओमेगा v। अच्छा मुझे बताइए कि ओमेगा और v को आप r ओमेगा लिखते हो, याद है, तो आप क्या लिख दिए, r ओमेगा स्क्वायर। ac इज इक्वल टू क्या आ गया, r ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा नहीं पसंद करते हैं तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि ac इज इक्वल टू आप लिख दीजिए r ओमेगा मतलब क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा v स्क्वायर अपॉन आर। तो दोनों तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए, दोनों जो है वो वैलिड है। क्लियर है ये चीज। चलिए आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, कोई डाउट रहा तो मेरे से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि टर्निंग ऑफ अ कार ऑन रोड, जो कि आप पढ़ चुके थे, उसमें क्या हुआ था। उसमें हुआ था कि एक इस तरीके से कर्व रोड था, और कर्व रोड पे यहाँ पे एक गाड़ी थी। जब ये एक टर्न ले रहा था तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको लग रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान को, कि गाड़ी में जो बैठा है उसको लग रहा है। गाड़ी में बैठा हुआ इंसान को सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, कि यहाँ रोड पे खड़ा जो है इंसान उसको लगेगा। गाड़ी में बैठे हुए वाले को। करेक्ट, ठीक है। तो खैर जो यहाँ पे खड़ा है आते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्रिक्शन के द्वारा करवाया जाएगा, है ना। फ्रिक्शन इसको बचा लेगा, उधर नहीं जाने देगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो आपने बोला कि एफ एस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है बेटा, न्यू इंटू एन होगा। एन मतलब फिर एम जी लिख देंगे बाद में। क्या लिख दिया मैंने, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो न्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम एम यहां से कट जाता था, और आपको यहां से मिल जाता था कि न्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और फाइनली आपको मिलता था कि v इज इक्वल टू न्यू आर जी का रूट। याद है आपको ये बात, याद रखिएगा। ये जो रोड है ये नॉन बैंक्ड रोड है, नॉन बैंक्ड रोड। सर बैंक्ड मतलब क्या होता है, नॉन बैंक्ड रोड? बस इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होगी वो बैंक होगी, और बैंक में आपको समझ जाएगा कि किसको हम बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लें। आइए अब हम आपको समझाते हैं। यहां तक लिख के हो गया, सर पहले से ही लिखा था ये। बस एक बार लिख लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम फिर यूज करने वाले हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम बैंकिंग करवा दे रहे हैं इसमें। तो अब हम लिख देते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड, ऑफ रोड। अब यह है कि ये पहले बैंकिंग क्या होता है, फिर बाद में बताइएगा बाकी चीजें। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका कोई चौराहा है, स्क्वायर सिग्नल है, मतलब यहाँ पे ऐसे होता है। हम बोलते हैं कि ये चारों तरफ घूम के, समझ लो मेडिकल स्क्वायर है, वहां पे आपको दिख रहा है कि ये चीज घूम के जाना है। कभी कभी आपने गौर किया होगा, ये जो पार्ट होता है ना, ये बाहर का पार्ट उठा हुआ रहता है थोड़ा सा ऊपर, और ये दबा हुआ रहता है। कभी देखा है ऐसा, मतलब ये अगर मैं यहाँ का डायग्राम बनाऊं ना, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है बेटा, उठा हुआ रहता है ये रोड जो है। मान लीजिए ये रोड दिख रहा है ना, तो ये वाला उठा हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट उठा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप घूम के आ रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूमना है आपको, टर्न लेना है। तो देखता है ये वाला जो पार्ट है, आउटर जो लेयर है ना, वो उठा हुआ रहता है। उठा क्यों रहता है, ताकि ना आप फिसल कर कहीं गिर ना जाए। मान लीजिए आप रोड तेजी से आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो आपको क्या करेगा, आपको बचा लेगा। ये जो सेकंड जो पार्ट ये है ना, दोनों दोनों जो बैंक किनारा है, उसका एक किनारा अगर उठा हुआ रहे, क्या बोला, एक किनारा अगर उठा रहे, कैसे लिखते हैं,
ठीक है। इफ वन एज ऑफ रोड इज लिफ्टेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड, क्या आपको बैंक्ड वाला बात समझ में आया? अब समझिए कि अगर ये हाँ बैंक्ड सर। है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे समझिए गाड़ी ऐसे, अगर मैं किसी भी क्षण इसका फोटो खींचूं तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे दो चक्के हैं और ये गाड़ी ऐसे पीछे की तरफ मतलब आगे जा रही होगी, ठीक है। समझो ये इधर नहीं जा रहा है बेटा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, समझ रहे हो? यहाँ पे जो था ये रोड था, ये रोड पे ये गाड़ी थी ना, इसी को जूम करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये गाड़ी कैसे जा रही है? ये गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे। ये भी गाड़ी कैसे जा रही है? ऐसे जाने वाली है, समझ में आ रहा है? और ये रोड को हम बोलेंगे देखो एक तरफ उठा हुआ है, एक तरफ दबा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है अभी? हाँ सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा, और यहाँ पे आप इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी का ये हमको बैक हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गाड़ी का हमको बैक हिस्सा दिख रहा है। तो बैक हिस्सा दिख रहा है तो बाहर की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं mv²/r। और क्या लगेगा? हम बोलेंगे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इज दिस n। mg किधर लगेगा? mg डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ mg। और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? हम बोलेंगे अलोंग द सरफेस, ये रहा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमारा एक्स एक्सिस मान लीजिए, हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, बहुत सारे फोर्स इसी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, तो हम इन दोनों को एक्स और वाई ऐसे मान लेते हैं। तो इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे एन के, एन का एक, अच्छा देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एन कॉस थीटा। और ये क्या कहलाएगा? ये वाला टुकड़ा, ये कहलाएगा एन साइन थीटा। अब आप बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे mv²/r हो जाएगा। अच्छा, मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमने लिख के छोड़ दिया और हमने बोल दिया कि फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस था तो हमने एफएस के दो टुकड़े नहीं किए, ठीक है, हमने बोला एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r होगा। और सिमिलरली एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या दिखाई देगा? tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। r कौन सा? rg, mm कट गया होगा, और यहां से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू rg tan थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? ठीक है, ये कब के लिए था? ध्यान रखिएगा, ये कब के लिए है? ये तब के लिए है जब ये फ्रिक्शनलेस था। उसी समय हम आपको बता चुके कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v²/rg। ये कौन सा थीटा है बेटा? मान लीजिए कभी आपको दे दिया जाएगा एक सिचुएशन जिसमें कि बोला जाएगा देखिए हम अपनी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड में टर्न लेना चाहते हैं, रोड को कुछ ऐसा कर दो जो काम चल जाए, लेकिन रोड होना चाहिए फ्रिक्शनलेस, एकदम चिकनी। तो हम बोले क्या किया जाए भाई? तो हमने बोला कि थीटा इज इक्वल टू, आप क्या करो, रोड को बैंक कर दो। कितना बैंक कर दो? बोला इतना एंगल। क्या आप अपनी स्पीड वहां लिख दीजिए, आर की वैल्यू, रेडियस वहां लिख दीजिए, जी की वैल्यू लिख दीजिए, तो आपको रोड को ही ऐसा करवा दिया जाएगा कि बिना फ्रिक्शन की वजह से भी, बिना फ्रिक्शन होने मतलब बिना फ्रिक्शन के भी आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। ठीक है, ये सिचुएशन था। तो अब आप चाहो तो इसको रोक के लिख सकते हैं।